हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इसका अगला पार्ट अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम ये जो अपने सीरीज़ शुरू कर रखी है KVS TGT के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए, उसका पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 आज हम करेंगे, जिसके अंदर हम आज हम उसी पार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जो कि डिसेबिलिटी के बारे में दिए गए हैं। अभी मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। अभी जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है, इसमें मैं आपको पूरा तो कंटेंट जो RCI ऑथेंटिक कंटेंट है वो हम कवर करते चलेंगे, और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी MCQ सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम MCQ सीरीज़ भी इसकी पूरी कंप्लीट करेंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी क्लासेस बंद नहीं होंगी। अगर कोई एक भी कैंडिडेट कंटिन्यू रहता है तो उसके लिए भी मैं क्लासेस लेके आऊँगा। व्यूज़ से या फिर कोई देखता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर किसी एक भी बच्चे ने भरोसा दिखाया है कि यहाँ पे पूरी क्लासेस मिलेंगी, तो उसको भरोसे को तोड़ा नहीं जाएगा। आपको पूरा कंटेंट और क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। और अगर आप कहीं और से क्लासेस ले रहे हैं तो आप अपनी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। और अगर कहीं से आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कंटेंट पढ़ने के बाद में आप कोई टेस्ट सीरीज़ या उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा कि वो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में मैं जो द टीचर का जो कोर्स आया है, उनका जो कंटेंट है, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना के चर्चा करूँगा कि आपको अपने पैसे वहाँ पे ज़ाहिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसकी PDFs उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हैं। आप एक बार उन PDFs को देख लेना और आप एक बार मैच करना है कि जो हमने पढ़ा है अभी तक और उनकी PDF में कितना फ़र्क है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी क्लास पे चलते हैं। कल हमने जो ग्रॉसमैन की जो डेफिनेशन ग्रॉसमैन ने जो दी थी उसको कंप्लीट कर लिया था। उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रॉसमैन ने जो मानसिक मंदता की जो डेफिनेशन बताई है या बौद्धिक अक्षमता की जो डेफिनेशन बताई है, उसके हिसाब से एक तो असामान्य व्यवहार, ठीक है, और एक था औसत से कम बुद्धि, बौद्धिक अक्षमता, औसत से कम। ठीक है, और एक चीज़ उसने बात की थी कि ये जो औसत से कम बुद्धि और असामान्य व्यवहार होगा वो कब दिखाएगा? 18 वर्ष की एज से पहले। ठीक है, अनुकूली व्यवहार में कमी, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखे थे कि कौन कौन से कौशल होते हैं जिनमें कमी होती है, और उन कौशल के बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी उसको अगर किसी ने वो क्लासेस पहले नहीं देखी हैं तो आप पीछे की क्लासेस में वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। हमने पीछे जो कवर करके ही हम आगे आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम अगली क्लास में अपने चलते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं बौद्धिक अक्षमता की, जिनको हम देखेंगे। मानसिक मंदता की परिभाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू, मतलब एक भाग, परिभाषा के पीछे ली गई मान्यताएं या पूर्वानुमान है। अब कोई भी डेफिनेशन या कोई भी स्टेटमेंट किसी चीज़ के बारे में दिया जाता है तो उस पर उसका कुछ ना कुछ उसमें हम मान्यताएं होती हैं, या फिर कोई ना कुछ गेस किया जाता है कि ऐसा होगा, फिर उसके बाद ही दी जाती है। तो ये जो बौद्धिक AMR, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है, उसने जो मानसिक मंदता की परिभाषा दी है वो किस बेस पे दी है। ठीक है, उसके रिलेटेड हम हमारी जो कुछ मान्यताएं हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे हमें हेल्प मिलेगी अपनी डेफिनेशन या फिर अपने जो विचार है मानसिक मंदता के बारे में, उनको एग्जामिनर के बारे में रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो पहली मान्यता है वो है, व्यक्ति के वर्तमान क्रियाशील में कमी पर विचार करते समय व्यक्ति के हम उम्र व्यक्तियों एवं उसकी संस्कृति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। लाइक हम अगर किसी बच्चे की या फिर किसी व्यक्ति की बौद्धिक अक्षमता का आकलन कर रहे हैं या फिर उसको किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि किसी एक गांव के लड़के जो कि 10 साल का है, ठीक है, और उसको हम वो हिंदी मीडियम का एक लड़का है, गांव का लड़का है जो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोल पाता है, उसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम किसी विदेश के किसी लड़के से जो कि हमेशा वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वही इंग्लिश है। तो हम कहेंगे कि दोनों 10-10 साल के हैं, लेकिन ये देखो इतने अच्छा बोल पाता है और ये नहीं बोल पाता। ऐसा नहीं है। जो हम कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारा माइलस्टोन्स हैं जो एज के, वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट और उसकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। ठीक है? जब भी हम मानसिक मंदता का मूल्यांकन कर रहे हों, हमें संदर्भित व्यक्ति के हम उम्र और उसके सांस्कृतिक पहलुओं में सदैव ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए, एक गांव का बच्चा प्राय बड़ी उम्र तक भी हाथ से खाना खाता है, चम्मच से नहीं खाता है। अब यदि हमने उसके वातावरण को ध्यान में रखे बिना, चूंकि वह चम्मच का प्रयोग करके खाना नहीं खाता, अतः उसे मानसिक मंदग्रस्त घोषित करें, यह गलत होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि जो कंपैरिजन हमें कर रहा है, जो माइलस्टोन हमें लेने हैं, वो उसके एनवायरनमेंट और उसकी संस्कृति के हिसाब से लेने हैं, इसके अलावा नहीं लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अनफेयर कंपैरिजन नहीं करना है, जो कि गलत होगा। वैध आंकलन में सांस्कृतिक, भाषाई, संप्रेषण, संवेदी, गामक एवं व्यवहारिक व्यक्तिक विभिन्नताओं पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब जो उसकी संस्कृति है, जो उसकी भाषा है, या फिर वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है, उसके जो गामक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, उन सब पे विचार करके ही हमें उसके ऊपर आकलन करना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर कमियों के साथ साथ अच्छाइयाँ भी मौजूद होती हैं। कमियों की व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति के लिए आवश्यक सहायता की पहचान करना होना चाहिए। अब किसी के बारे में कुछ कमी बता रहे हैं तो उसका जो मोटिव है वो हमारा ये होना चाहिए कि हम इसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर हमें किसी की कमियों का पता ही नहीं होगा तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे। अर्थात यदि हम किसी व्यक्ति की मानसिक मंदता का आकलन कर रहे हैं तो वो हमारा उद्देश्य उसे नकारात्मक पहलुओं को उजागर करना नहीं है। मतलब कि हम अगर किसी को कमी बता रहे हैं कि तुम ये नहीं कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो, तो ये नहीं है कि हम उसको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं या फिर उसे नेगेटिव करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि उसे भी पता चले कि हाँ, मुझ में ये कमियां हैं, और जो उसके जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, जो सामाजिक लोग परिवेश में जो उसके पास जो रहते हैं, उन्हें पता हो कि इनमें ये कमियां हैं, लेकिन उसका उद्देश्य ये है कि हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। ठीक है। जबकि हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि उन विशेष आवश्यकताओं को उपयुक्त सहायता की तलाश होनी चाहिए जो उस व्यक्ति की सामान्य जीवन में जीने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके हमें उनको नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करने के लिए उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। एक निश्चित समय तक उपयुक्त व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराए जाने पर मानसिक मंदता युक्त बालकों के जीवन में स्तर में सुधार होता है। लाइक अगर हम एक निश्चित टाइम तक उन बच्चों के हेल्प करते हैं या फिर उनको सहायता प्रदान करते हैं तो उनके जीवन में काफ़ी अच्छा सुधार आ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2002 की मानसिक मंदता की परिभाषा मानसिक मंदता का एक बहुआयामी मॉडल है। वो केवल एक परिभाषा या स्टेटमेंट नहीं है किसी के बारे में, वो एक तरह से मॉडल है कि उसमें सभी पहलुओं को रखा गया है, जिसमें किसी व्यक्ति की मानसिक मंदता की स्थिति पर विचार करते हुए हमें 5 पक्षों में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी इन पक्षों के नाम हमको याद करने हैं, या ये कौन कौन से हैं ये हमें याद करना है, इनसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो बौद्धिक क्षमता कि उनकी IQ क्या है। ठीक है, IQ और अनुकूल व्यवहार जिसमें अवधारिक, सामाजिक एवं प्रायोगिक कौशल शामिल होते हैं। अभी इन कौशलों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, तो आप वो वीडियो देख लेना।
व्यक्ति की समाज में भागीदारी, सामाजिक अंतःक्रिया और उसकी सामाजिक भूमिकाएं, मतलब उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारियां हैं, वो कितना अपना पार्टिसिपेट करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, वो लोगों से बातचीत करता है या नहीं करता है, वो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि उनमें वो कैसा है, अपनी उम्र के लोगों के हिसाब से उतनी क्रियाएं वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, इतने लोगों से बातचीत करता है कि नहीं, आई कांटेक्ट बनाता है कि नहीं बनाता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों, उसके स्वास्थ्य के बारे में भी हमको ध्यान में रखना है। परिस्थितियाँ, और किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में वो कैसा व्यवहार करता है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही जो परिभाषा दी गई है AAMR और AAIDD की ओर से, वो सही साबित होती है। ये खाली पेज आ गया एक। अब इस मॉडल में बताया गया कि हम सहायता से किस प्रकार से उसको क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि बौद्धिक अक्षमता में सहायता प्रदान करना, अनुकूली व्यवहार में सहायता प्रदान करना, भागीदारी, अंतःक्रिया व सामाजिक भूमिकाओं को बढ़ाना, स्वास्थ्य और संदर्भ, इन पांचों क्षेत्रों में अगर हम सहायता देंगे उसे, तो उसकी व्यक्तिगत कार्य क्षमता और क्रियाशीलता में वृद्धि होगी। ये चार पांचों जो भाग हैं, इन सब में हम अगर उसकी हेल्प करेंगे या फिर उसको सहायता देंगे, उसे सिखाएंगे या उसको प्रशिक्षण देंगे, तो वो उसकी जो व्यक्तिगत जो पर्सनल कार्यात्मकता और क्रियाशीलता है वो बढ़ेगी। ठीक है। आपने महसूस किया होगा कि मानसिक मंदता की परिभाषा जितनी सामान्य दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा जटिल है। शुरुआत में मानसिक मंदता को परिभाषित करने का प्रयास अपनी नकारात्मकता के कारण मानसिक व्यक्तियों की उनकी कमियां बताकर समाज से काटता है, परंतु धीरे धीरे मानसिक मंदता की परिभाषा सकारात्मक की ओर बढ़ती है। अब शुरू में तो क्या था कि इनकी बुद्धि में कमी, मतलब औसत बुद्धि में कमी, अनुकूल व्यवहार में नहीं दिखाना, और जो बुद्धि में कमी, अनुकूल व्यवहार, असामान्य व्यवहार दिखाना, ये सब क्या था, नकारात्मक चीज़ें थी। लेकिन अब इनको कि वो अपने समाज में उसको सहायता देकर हम उसकी क्रियाशीलता में बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमियां ही दिखानी है हमें। अब आगे, मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता एवं सापेक्ष एक जटिल संकल्पना है जो बौद्धिक क्षमता, अनुकूल व्यवहार और विकासात्मक अवधि की अवधारणा पर आधारित है। चूँकि समय के साथ तीनों परिभाषाओं की मान्यताएं बदलती रहती हैं। अभी इस पेज में आप देखिए कि मानसिक मंदता एक जो जटिल संकल्पना है, साथ साथ में बौद्धिक अक्षमता, अनुकूल व्यवहार और विकासात्मक अवधि, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। बौद्धिक अक्षमता का कम होना, अनुकूल व्यवहार में कमी होना, और वो भी कब, विकासात्मक अवधि के दौरान। विकासात्मक अवधि कौन सी है, 0 से 18 वर्ष के दौरान। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, सापेक्ष चलती हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इनमें परिवर्तन आता रहता है, इनकी मान्यताओं में, परिभाषाओं में परिवर्तन आता रहता है। वो किस तरह से हम देखेंगे। तदनुसार मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता की संकल्पना से में भी परिवर्तन होते रहते हैं, जैसा कि आपने पिछली इकाई 19 में देखा है। मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा में शामिल संकल्पनाओं के परिवर्तनशील प्रवृत्तियों की वजह से इसका वर्गीकरण अत्यंत दुष्कर कार्य है। लाइक इनको वर्गीकृत करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक ही बच्चे में उसके साथ उसमें अक्षमता भी है और वो उच्च कौशल भी दिखा सकता है, और किसी क्षेत्र में उसके पास अक्षमता है और किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षमता है, ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी बालक पर मानसिक मंदता, विकलांगता की श्रेणी का लेवल लगाने से उसके संपूर्ण जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम किसी बच्चे को ऐसा लेवल नहीं लगा सकते कि तुम तो इस लेवल के हो, तुम इससे तो उनको समाज से बांटना हो जाएगा। हमें बांटना नहीं है, उनको इंक्लूड करना है। इन वजह से मानसिक मंदता, बौद्धिक क्षमता का वर्गीकरण भी उसकी परिभाषा के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। जितना फ्लेक्सिबिलिटी, हम रिजिड नहीं हो सकते, हम दृढ़ नहीं हो सकते कि ये ऐसा है तो फिर ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। मानसिक मंदता एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है और इसमें परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि ल्यूकेसॉन एवं टीवी ने चिन्हित किया, वर्गीकरण एक जटिल विषय वस्तु है जिसमें वैज्ञानिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक हितों के अलावा भावात्मक, राजनीतिक एवं नैतिक सरोकारों भी शामिल होते हैं।
अभी हम मानसिक मंदता का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसी भी संगणना का विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण करने का उद्देश्य होता है उसका विश्लेषण। मानसिक मंदता का वर्गीकरण भी अलग अलग मानदंडों और उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। तो 3 उद्देश्य हमने लिए हैं कि जिसके आधार पर हम मानसिक मंदता का वर्गीकरण करेंगे। एक है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है शैक्षणिक और तीसरा है विशिष्ट सहायता पर, मतलब उनको किसको कितनी सहायता की जरूरत है उस स्तर पर उसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। जो पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण होगा। मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता का एक सबसे प्राचीन वर्गीकरण है जिसका मुख्य आधार है बौद्धिक परीक्षण पर प्राप्त अंक और बुद्धि लब्धि, मतलब जिसका जो बेस है वो आईक्यू है। आईक्यू में बच्चा कितने नंबर लेके आ रहा है उस बेस पे हम उसको वर्गीकृत करते हैं। वर्तमान समय में 2 प्रमुख कारणों से इस वर्गीकरण का प्रचलन काफ़ी कम हुआ है। अब 2 कारण हैं जिनके कारण इस जो वर्गीकरण है इसका प्रचलन काफ़ी कम हो गया। अभी इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। मानसिक मंदता स्पष्ट करने में बौद्धिक अक्षमता के साथ साथ अनुकूल व्यवहार पर बढ़ता जोर। अब पहले तो क्या माना जाता था कि इस बच्चे की इतना आईक्यू कम है तो मतलब ये मानसिक मंद है, लेकिन उससे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस जो दी जा रही है वो है उसका जो अडेप्टिव बिहेवियर है, वो कितना वातावरण के और अपने सामाजिक जो आवश्यकताओं के अनुकूल बन जाता है, उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। दूसरा कारण वर्गीकरण के पीछे की नकारात्मकता। अब ये जो वर्गीकरण है ये उसको बांटने का काम करता है, तो समाज में उसकी समावेश को बढ़ाने की जगह उसको अलग करता है, बांटता है। एक को बता देता है कि ये 70 से ऊपर हैं, किसी अंक की वजह से वो आपस में बढ़ जाते हैं, उनको सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है। जो यह बताता है कि बच्चे की बुद्धि बस इतनी है जिसका प्रयोग हम कुछ सीमित कार्यों में कर सकते हैं। अब मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है कि उसकी बुद्धि पर उसको एक तरह से एक लाइन खींच देता है बुद्धि पर, कि बस इतनी ही बुद्धि इसकी है, जो कि सही नहीं है। बुद्धि को हम माप नहीं सकते हैं। अब इसके अनुसार जो वर्गीकरण दिया गया है वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें 4 तो रखे गए हैं। एक तो सौम्य मानसिक मंदता, मतलब कम, बहुत ही कम मानसिक मंदता, फिर मध्यम बीच की, फिर गंभीर और उसके बाद अति गंभीर। इनके बारे में भी, इनके आईक्यू के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये याद करने हैं हमको क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं और क्वेश्चन बनता भी है, पूछा भी जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सौम्य मानसिक मंदता वाला जो बच्चा होगा उसकी आईक्यू कितनी बताई गई है? 50 से 70, जिसमें बहुत कम मानसिक मंदता होगी। उसके बाद में मध्यम मानसिक मंदता वाला जो बच्चा होगा ये 35 से 70 है, पॉइंट नहीं है, 35 से 49। ठीक है। फिर जो गंभीर जिनमें ज़्यादा होती है वो है 20 से, ये 34 होगा। 35 में तो फिर वो मध्यम में चला जाएगा, तो ये 34 होगा। ठीक है, ये 34 है। फिर अति गंभीर मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता, मतलब 20 से नीचे। इसमें 20 से नीचे रखने का कारण ये है कि किसी 0 से 20 नहीं रखा, 20 से नीचे रखा है। इसका मतलब 0 कभी भी किसी की भी जो बौद्धिक क्षमता है वो 0 नहीं हो सकती, किसी की भी 0 नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ उसमें तो उसकी बौद्धिक क्षमता होगी ही, इसलिए इसको 20 से नीचे रखा है, ना कि 0 से 20। ये चीज़ें आपको किसी भी नोट्स में या किसी और बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यहीं पे जो ये, मैं अपना क्रेडिट नहीं ले रहा कि मैंने लिखा है, मैंने बनाया है, लेकिन ये जो नोट्स मेरे पास हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं, इन्हीं में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी आपको नहीं मिलेंगी। चौथी श्रेणी में 20 से नीचे आईक्यू लिया गया है, 0 से 20 नहीं। इसका कारण है कि प्राय यह माना जाता है कि बच्चे जन्मजात बुद्धि होती है, अतः बुद्धि कभी कम हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती। ठीक है। तो अगर ऐसा कथन और कारण का क्वेश्चन आ जाए, उसमें बोल दिया जाए कि जो अति गंभीर बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि शून्य होती है, तो आप
को आप अपनी समझ से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मानसिक मंदता सुनिश्चित करने में सिर्फ बुद्धि लब्धि ही नहीं बल्कि बालक के अनुकूल व्यवहार भी बराबर महत्व देता है। इसलिए इसका जो चलन है, जो साइकोलॉजिकल वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसका कम हो गया है आजकल। अभी हम एजुकेशनल जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपने मानसिक मंदता बौद्धिक क्षमता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण देखा, जिसमें मानसिक बौद्धिक क्षमता को 4 वर्गों सौम्य, गंभीर, मध्यम गंभीर, अति गंभीर में बांटा गया है। आगे हम प्रचलित शैक्षणिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। मानदंड शैक्षणिक उपलब्धियों की पूर्वापेक्षा है, मतलब इसमें हम जो बच्चा कितना पढ़ सकता है उसके आधार पर उनको क्लासिफाइड करेंगे और उनको वर्गीकृत करके बताएंगे। मानसिक मंदता बौद्धिक क्षमता के प्रति समाज के बदलते दृष्टिकोण के कारण शैक्षणिक वर्गीकरण का प्रचलन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अब किसी का कोई कितना पढ़ सकता है या फिर कोई कितना ज़्यादा सीख सकता है, इस बेस पे हम उसको बांट देते हैं कि ये तो मानसिक मंदता है, तो ये भी एक तरह से गलत होगा, ये सही नहीं है। हमें बच्चे के सभी सापेक्ष को जो उसके क्षेत्र है विकास के, उनको देखकर ही किसी को मानसिक मंदता कहना है। अब कोई नहीं पढ़ पाता है फिर भी वो किसी अच्छे अन्य कार्य में अपनी बौद्धिक क्षमता का उजागर कर सकता है या फिर वो अच्छा व्यवहार दर्शा सकता है, तो हम उसको मानसिक मंद कैसे बोल सकते हैं। लेकिन हमको ये पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो हम देखते हैं आगे। ये शिक्षणीय मानसिक मंदता, जिन बच्चों की IQ 50 से 70 या 75 से 80 तक होती है, वो उनको इसमें रखा जाता है। अब ये बच्चे कैसे होते हैं, विद्यालय में 6ठी क्लास तक पढ़ सकते हैं। अब यह जो विशेषताएं हैं, जो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनको देख के सीधा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इनको ध्यान से समझ लेना आप। 50 से 80 तक की जो मानसिक मंदता वाले, जो बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं, वो 6ठी क्लास तक पढ़ सकते हैं। फिर सामाजिक समायोजन में भी वो कर सकते हैं। वो अपना खुद का कोई छोटा व्यवसाय कर सकते हैं, जिसमें हमें उनकी थोड़ी बहुत मदद करनी होगी, लेकिन वो खुद से कर सकते हैं। अमूर्त संकल्पना को समझने में कठिनाई होगी, मतलब अगर हम उनको कहेंगे कि तुम ऐसा खुद सोचो या फिर कल्पना करो किसी चीज़ के बारे में, तो वो उसमें उनको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, ट्रेनेबल या प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता, 20 से 55, यहाँ पे 3 ही वर्गीकरण है, 35 वाला नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि इन बच्चों को स्वयं सहायता कौशल करने में के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे नहाना, खाना खाना, सोच कार्य और कपड़े पहनना, सजना संवरना, इन सभी कामों के लिए हमको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इनको प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। इसके बाद ये 4थी क्लास तक पढ़ सकते हैं। समायोजन घर व पड़ोसियों के साथ सीमित, मतलब वो कहीं अपने से अलग जिन लोगों के साथ वो नहीं रहते हैं, उनमें वहाँ पे वो समायोजित नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने घर में आस पड़ोस में जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम अपना बिताते हैं, वहाँ पे वो अपना समायोजन कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आश्रय कार्य, शेल्टर्ड वर्कशॉप, मतलब जहाँ पे उनकी सहायता के लिए कोई ना कोई हर वक्त मौजूद रहता है, ऐसी जगह पे वो छोटा मोटा काम कर सकते हैं, किसी के निर्देश से, किसी की सहायता के साथ। इसके बाद संक्षरणीय मानसिक मंदता, IQ 20 से कम। अब ये क्या होता है, इन बच्चों को अत्यधिक देख रेख की ज़रूरत होती है, जिनकी आयु 20 से कम होती है। वे अपने दैनिक क्रियाकलाप भी पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ये किसी पे डिपेंडेंट ही रहेंगे। ये कभी मतलब इनको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है, वो व्यवसाय तो ये कर ही नहीं सकते। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की तरह धीमी गति से सीखने वाले बालक का IQ 70, 75, 90 तक को भी शैक्षणिक वर्गीकरण में शामिल किया गया है। जैसे हमने साइकोलॉजी में तो 50 से 70 तक को ही मानसिक मंद माना था, 50 से 70, लेकिन शैक्षणिक वर्गीकरण में 75 और 90 को भी, जो कम कम सीख सकते हैं या फिर जो सीखने में धीमे होते हैं, उनको भी वो शैक्षणिक वर्गीकरण के अंदर लिया गया है।
परंतु लेखक के दृष्टिकोण से यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मानसिक मंदा की प्रथम शर्त IQ 70 से कम। अब जो मानसिक मंदता की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, उसमें ये था कि 70 से कम होना ही ज़रूरी है। अगर औसत से कम है तभी वो मानसिक मंदता कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो ये अगर आपको अंतर पूछ ले या फिर कथन कारण वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर सीधा 4 नंबर के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, तो आप वो भी उनको कारण बता सकते हैं कि क्यों शामिल किया गया है और क्यों शामिल नहीं करना चाहिए था। दोनों रीज़न हमारे पास हैं। ये अभी जो तीसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो है विशिष्ट आवश्यकता सहायता। विशिष्ट आवश्यक सहायता के आधार पर मानसिक मंदा का मतलब किसी बच्चे को कितनी अलग तरह की सहायता की ज़रूरत है, इसके आधार पर मानसिक मंदा का जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे। यह मानसिक मंदा बौद्धिक क्षमता का नवीनतम वर्गीकरण है। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा, मानसिक मंदा बौद्धिक क्षमता का एक सापेक्ष संकल्पना है जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि लब्धि की मान्यता पर आधारित है। बुद्धि लब्धि एक अस्पष्ट मतलब अपने आप में पूर्ण नहीं है, जिसका अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है कि बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि भी हार्वर्ड गार्डन ने 8 प्रकार की बताई है, तो बुद्धि लब्धि खुद का अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट हम परिभाषा नहीं बता सकते हैं जिससे कि बुद्धि लब्धि को परिभाषित किया जा सके। इसके अतिरिक्त बुद्धि बौद्धिक क्षमता और अनुकूल व्यवहार को पूर्णतः अलग अलग करना कठिन है। मतलब किसी की अगर बौद्धिक क्षमता कम होगी तो अनुकूल व्यवहार में कमी होगी, और अनुकूल व्यवहार अधिक होने के लिए उसकी बौद्धिक क्षमता भी अधिक होनी चाहिए। तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग अलग हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत वेस्टलर की बौद्धिक क्षमता की परिभाषा के अनुसार, अब जो वेस्टलर की बौद्धिक क्षमता की परिभाषा है वो क्या है, यहाँ से देखिए। बौद्धिक क्षमता किसी व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की, तर्कपूर्ण चिंतन की एवं अपने वातावरण के प्रभावी समायोजन की संपूर्ण सार्वभौम क्षमता है। यदि बौद्धिक क्षमता की इस परिभाषा से तुलना करें तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन अर्थात उसका अनुकूली व्यवहार उसकी बौद्धिक क्षमता का अभिन्न अंग है। लेकिन बौद्धिक क्षमता क्या है वेस्टलर के अनुसार? बौद्धिक क्षमता का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति कितना तर्कपूर्ण चिंतन कर लॉजिकली सोच सकता है, अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को कैसे समायोजित करता है। ये करने की एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक मतलब हर व्यक्ति में ये पाई जाती है। इसको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेस्टलर के अनुसार ये अपने आप पाई जाती है उनमें। यदि बौद्धिक क्षमता की इस परिभाषा से तुलना करें तो वातावरण के साथ समायोजन अर्थात उसका अनुकूली व्यवहार बौद्धिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मतलब ये है कि अनुकूली व्यवहार है वो बौद्धिक क्षमता से बहुत ही गहनता से जुड़ा हुआ है। उपरोक्त कारणों एवं मानसिक मंदता बौद्धिक क्षमता युक्त व्यक्तियों के प्रति परिवर्तित सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के कारण मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक वर्गीकरण से इतर है। अभी जो ये जो परिभाषा थी वो क्या है कि जो सामाजिक और साइकोलॉजिक मतलब किसी ने तो बौद्धिक क्षमता के आधार पर इसको माप दिया कि मानसिक मंदता क्या है, और किसी ने उनके पढ़ने लिखने मतलब एजुकेशनल और समझने के आधार पर उनको बांट दिया कि किसकी मानसिक मंदता कितनी है। लेकिन ये जो परिभाषा है वो ये दर्शाती है कि वो जो व्यक्ति है वो अपने वातावरण में कितना ज़्यादा समायोजित हो सकता है। इस आधार पर ही हम उसको मानसिक मंद कह सकते हैं। ठीक है, और उसको कितनी आवश्यक सहायता की आवश्यकता है। अब जो इसका क्लासिफिकेशन का जो पहला पॉइंट है वो ये सविराम या असतत सहायता, मतलब अल्प अवधि की सहायता, मतलब असतत सहायता। असतत मतलब उसको लगातार सहायता की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने किसी को एक बार ये बता दिया कि इसमें ये ऐसे ऐसे कर लो तो वो अपना कर ले, जब आवश्यक हो तभी, अर्थात हमेशा सहायता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केवल कुछ क्षेत्रों में और कभी कभी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तत्पश्चात स्वतंत्र जीवन जीने के योग्य। लाइक अगर शुरू में ही उसको थोड़ी बहुत सहायता या उसको ट्रेनिंग दी जाए तो वो फिर आगे अपने आप कर लेता है, आगे अपने आप में इंडिपेंडेंटली जीवन जी सकता है वो।
जो दूसरा जो वर्गीकरण किया है उसमें सीमित सहायता से विराम श्रेणी से कुछ अधिक समय तक कुछ अधिक क्षेत्रों में। अब इसमें कि जो वहाँ पे तो क्या है कि लगातार नहीं, एक या दो बार आपको सहायता देनी होती थी और कुछ क्षेत्रों में देनी होती थी, सब में ज़रूरत नहीं थी। लाइक अगर वो खाना अपने से खा रहा है लेकिन कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सहायता या फिर उसको करके दिखाने की आवश्यकता होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको थोड़े से ज़्यादा क्षेत्र होंगे जिसमें सहायता की ज़रूरत होगी और थोड़ी सी ज़्यादा सहायता, 2-3 स्टेप्स तक आपको सहायता करनी होगी, परंतु सतत सहायता नहीं। मतलब एकदम भी लगातार नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत उनको सहायता की ज़रूरत होगी। अल्प सहायता के साथ जीवन यापन करने में सक्षम, लाइक किसी काम में अगर उनको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए तो वो फिर आगे अपना खुद कर लेंगे और अपने इंडिपेंडेंटली ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी दूसरे व्यक्ति पे। फिर तीसरा है विस्तृत सहायता, मतलब एक्सटेंसिव, अधिक गहन सहायता जो कुछ क्षेत्रों में सतत और आवश्यक सहायता की सतत भी हो सकती है। लाइक किसी किसी क्षेत्र में उसको लगातार हर बार लगातार पूरा काम करने में ही उसको सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। आवश्यक सहायता की समय सीमा, तीव्रता और क्षेत्र ज़्यादा गहन। अब उसको कितनी सहायता देनी है, कितनी टाइम तक देनी है और किस तरह की सहायता देनी है, ये बहुत ज़्यादा गहन है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें गहन स्तर तक हमको उसकी सहायता करनी पड़ेगी। सभी में नहीं, परंतु कुछ क्षेत्रों में आजीवन सहायता की आवश्यकता। लाइक सारी जो एरियाज हैं उसके काम करने के, उसके जीवन जीने के, उन सभी में तो हमें लगातार सहायता की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ में उसको जीवन भर उन कामों के लिए आपकी सहायता की या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी ही। अति विस्तृत सहायता, अधिकांश क्षेत्रों में जीवन पर्यंत सहायता आवश्यक सहायता की गहनता भी अधिक। अब इसमें सहायता की जो गहनता है, इंटेंसिटी है, वो भी ज़्यादा रहेगी और उसको जीवन भर ज़्यादातर जो उसके काम होंगे उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसको बोलते हैं अति विस्तृत या व्यापक सहायता। फिर मानसिक मंदता परिभाषा, वर्गीकरण और सहयोग प्रणाली 2002। 10वां मैनुअल AMR का 10वां जो भाग इन्होंने प्रकाशित किया था उसके हिसाब से। अब इसके अंदर क्या है कि उन्होंने परिवर्तन जो सबका है ना, उन्होंने एक जो टेबल के हिसाब से सबको एक ही टेबल में कंपैरिजन किया है सबका। जैसे कि जो 50 से 70 की आयु वाले बच्चे होते हैं उनमें बहुत कम सहायता की आवश्यकता होती है, सतत सहायता के अंदर आते हैं और वो सौम्य मानसिक मंदता का प्रदर्शन करते हैं और उनको शिक्षणीय मानसिक मंदता में आते हैं। मतलब उनको सिखाया या पढ़ाया लिखाया जा सकता है 6ठी क्लास तक, 6 स्टैंडर्ड तक उनको पढ़ाया जा सकता है। फिर जो 35 से 49 आते हैं वो आते हैं सीमित सहायता क्षेत्र में। लाइक उनको कुछ सहायता जो है वो कुछ ज़्यादा सहायता की ज़रूरत होती है और ये मध्यम मानसिक मंद वाले बच्चे होते हैं। लाइक तीनों को साथ में रखा गया कि कौन सा इंटरकनेक्टेड कैसे हैं और इनको प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता के अंदर रखा जाता है। फिर विस्तृत सहायता और गंभीर मानसिक बच्चों को भी प्रशिक्षणीय के अंदर ही रखा जाता है। ये भी इनको भी कुछ ना कुछ प्रशिक्षण हम दे सकते हैं। फिर 20 से कम इनको जीवन भर सहायता की आवश्यकता होती है, विस्तृत सहायता की आवश्यकता होती है जीवन पर्यंत। अधिक गंभीर होते हैं ये मानसिक मंदता और संरक्षणीय, मतलब इनको बचाव की ज़रूरत होती है। इनके ऊपर एक किसी न किसी व्यक्ति को हर वक्त लाइक इनका संरक्षण करने की ज़रूरत होती है या फिर इनकी सहायता करने की ज़रूरत होती है। अब इन बच्चों की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। मानसिक मंदता बौद्धिक क्षमता का तात्पर्य आयु के सापेक्ष बौद्धिक क्षमता अनुकूल व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण कमी है जो बालक के जीवन पर्यंत पाया जाता है। हालांकि उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा मानसिक मंदता युक्त बालकों के अनुकूल व्यवहार में उन्नति किया जा सकता है, परंतु अधिकांश बालक आजीवन इससे प्रभावित रहते हैं। लेकिन उनको हम प्रशिक्षण दे के कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो उनमें कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं की जा सकती है मानसिक मंदता को। सौम्य माइल्ड मानसिक मंदता वाले अधिकांश बालकों की
तब तक पहचान नहीं हो पाती जब तक वे स्कूल जाने नहीं लगते। लाइक जिनमें बहुत ही कम मानसिक मंदता होती है उसको हम बचपन में नहीं पहचान पाते हैं जब तक कि वे स्कूल न जाना शुरू कर दें। मानसिक मंदता युक्त बालक 85% सौम्य मानसिक मंदता से ग्रसित पाए जाते हैं। अब जितने भी जो मानसिक ग्रस्त बच्चे होते हैं उनमें से 85% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम मानसिक मंदता पाई जाती है। 15% बच्चे ऐसे हैं जिनमें गंभीर या मध्यम किस्म की मानसिक मंदता पाई जाती है। इन्हें प्राय संप्रेषण कौशल, सहायता कौशल और 6ठी-7वीं कक्षा तक के शैक्षणिक व्यवहार में ज़्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये 6ठी क्लास तक माफ़ कीजिएगा, सर्दी की वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि ये 6ठी क्लास तक आराम से पढ़ सकते हैं। इनके जो बौद्धिक क्षमता का स्तर है वो इस प्रकार का होता है कि वो 6ठी से 7वीं क्लास तक की सामग्री को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद की काम भी थोड़े बहुत कर सकते हैं। तो हमें जल्दी से पहचान नहीं आती है। लेकिन जब उससे आगे के स्तर में जाते हैं तो इनके लिए कठिनाई होती है और तब हमें पता चलता है कि इनको ये माइल्ड मानसिक मंद है या फिर सहायता की आवश्यकता है। मध्य श्रेणी की मानसिक मंदता वाले बालक प्राय विकासात्मक मील के पत्थर को देरी से प्राप्त कर पाते हैं। जो बीच के जो होते हैं ना, जो 35 से लेके 50 की होते हैं या फिर 20 से 35 तक 34 तक के जो बच्चे होते हैं IQ वाले, वो जो विकासात्मक मील के पत्थर मतलब कि इस उम्र तक इतना विकास हो जाना चाहिए था या इस उम्र के बच्चे को ये कार्य कर लेना चाहिए था, उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसको वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में। साथ ही उनमें प्री स्कूल के समय में भी उम्र के उपयुक्त व्यवहार का देरी से विकास होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं इनकी आयु उपयुक्त व्यवहारों के मध्य अंतर बढ़ता जाता है। मतलब उम्र अधिक हो जाती है लेकिन उनके कार्य होते हैं वो अपनी उम्र से अत्यधिक छोटे वाले बच्चों के जैसे रहते हैं। कई बार स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देती हैं। गंभीर और अति गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की पहचान प्राय जन्म से ही उनके कुछ दिनों बाद हो जाया करती है। इनमें अधिकांश बालकों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गंभीर विकृति पाई जाती है। हालांकि बुद्धि लब्धि के आधार पर गंभीर और अति गंभीर बालकों की पहचान की जा सकती है। लाइक हम बुद्धि लब्धि के आधार पर गंभीर और अति गंभीर बच्चों की पहचान तो कर सकते हैं। और ये होती क्यों है? क्योंकि जन्म से पहले से या फिर जन्म के कुछ समय बाद ही इनके जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें विकृति पाई जाती है। मतलब विकृति का मतलब हो गया कि गड़बड़ी या फिर जो सामान्य होनी चाहिए उसके अलावा कुछ अलग उसमें पाया जाता है, नॉर्मल नहीं होती है। अब इनके जो शारीरिक और जो अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं? अधो सामान्य शारीरिक विकास, मतलब जो सामान्य बच्चे का विकास होता है वैसा नहीं होता है। शारीरिक विकृतियाँ लाइक जिनमें बहुत से मानसिक मंद बच्चों में आँखों के कोऑर्डिनेशन में और बोलने में, मतलब जो जीभ की जो बनावट होती है उसमें, जो हाथ पैर में भी मतलब विकृति पाई जाती है, सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में ही होगी लेकिन कुछ बच्चों में। और कुछ बच्चे सीपी से भी मतलब होते हैं, ग्रसित होते हैं और मानसिक मंदता दोनों होते हैं। वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। MR और CP इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो MD में आता है। ठीक है। और उनके स्थूलगामक और सूक्ष्मगामक कौशल, मतलब चलने में, भागने दौड़ने में या फिर किसी जो छोटी चीज़ें होती हैं अपनी अंगुलियों के प्रयोग में उनको दिक्कत आती है। हाथों और आँखों के समन्वय बनाने में भी उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। मानसिक विशेषताएं क्या क्या हैं पढ़ लेते हैं। ये विशेषताएं आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि इन विशेषताओं के बेसिस पे आपसे मिलान करवाया जा सकता है या फिर आपको सीधा पूछा जा सकता है 4 नंबर में कि मानसिक मंद बच्चे की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप थोड़ा इनको ठीक से याद कर लेना। अधो औसत बुद्धि लब्धि 70 से कम। अब इनकी जो मानसिक जो विशेषताएं वो हैं कि एक तो इनकी IQ होगी वो 70 से कम होगी। ठीक है। किसी कार्य करने में रुचि का अभाव, ये किसी आप अगर इनको कुछ काम करने के लिए दोगे तो वो काम करने में कोई भी ऐसा रुचि दिखाएंगे नहीं अपनी। आपको उनको अट्रैक्ट करने के लिए नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे।
ये अगर आपने अपना बीएड या डिप्लोमा रेगुलर किया है, तो जैसे मैंने किया, तो हमने हमारे जो साथी थे, हमने जो जब क्लास में पढ़ाने जाते थे, तो उन बच्चों का ध्यान नहीं रहता था, तो उनके लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चित्र, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, खेल उनको करवा के उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते थे। तो इनमें रुचि का अभाव होता है। कभी कभी आक्रामकता में ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाते हैं। अगर बार बार आप उनको कुछ बोलोगे या उनसे किसी काम की उम्मीद करवाने की कोशिश करोगे, तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं। अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई। अमूर्त संकल्पनाएं मतलब जो सिर्फ हमारे दिमाग में ही हम जो सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, उनको समझने में कठिनाई होती है। सोचने की सीमित क्षमता, कमज़ोर स्मृति, याद नहीं रख पाते हैं कम, इसीलिए इनको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है इनको, ताकि, क्योंकि ये याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस, अगर आप एक महीने तक एक ही उनसे सिर्फ ए ही लिखवाओगे या फिर ए ही बुलवाओगे, तब जाके इनको कोई थोड़ा बहुत याद रहेगा। कमज़ोर ध्यान केंद्रित, मतलब एक जगह पे इनका ध्यान नहीं टिकेगा, या इधर उधर देखते रहेंगे, बैठे रहेंगे। आप उनको बार बार पेन पकड़ाओगे, ये पेन छोड़ देंगे कि किसी और चीज़ में लग जाएंगे, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। कमज़ोर आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की कमी, मतलब आत्मसम्मान का तो इनको नहीं पता होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, और ना इनमें कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। सीमित सामाजिक समायोजन, सीखे गए कौशलों के सामान्यीकरण में कठिनाई। लाइक जब तक आप उनसे हाथ से पकड़ के कुछ लिखवा रहे हो, आप उनको सहायता दे दे के कुछ करवा रहे हो, तब तक वे कार्य कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस करवाने के बाद में अगर आप इनको बोलोगे कि अब आप खुद से करो, तो ये अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे। या फिर सेम ही चीज़, जैसे आपने किसी रंग की पहचान उनसे करवाई, आपने जब पहचान करवा रहे हो तब तो ये कर लेंगे, अपने आप से कर लेंगे, तो आपके सामने कर लेंगे। फिर एक अलग ही सिनेरियो में, एक अलग ही रूम में, अलग ही जगह पर, अलग ही तरीके से आप अगर उस रंग को पहचानने के लिए आप उनको कहोगे, तो ये नहीं कर पाएंगे, मतलब वो सामान्यीकरण नहीं कर पाएंगे सीखी गई चीज़ को। रुपये पैसों का लेन देन में समस्या, भाषा एवं संबंधित समस्याएं, मतलब जो वो अच्छे से अपने मन की जो बात है वो नहीं बता पाते हैं। समायोजन क्षमता, अनुपयुक्त सहपाठियों एवं शिक्षकों के अंतर्संबंध बनाने में कठिनाई। ये आपसे कभी भी जुड़ नहीं पा सकते हैं, या फिर आपसे आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। कभी दूसरों के साथ स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार, कभी कभी ये खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। सामान्य अवसरों पर उपयुक्त व्यवहार का अभाव, शोषण शोषण से बचाव संबंधी कौशलों का अभाव, अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त करने में उपयुक्त कौशलों का अभाव। अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त करने में, मतलब अगर इनको कोई चीज़ नहीं बतानी आ रही है, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को। ना ही कोई अगर इनके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो ये उसका भी सही से उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। भावात्मक असंतुलन या अस्थिरता, कभी भी रोने लग जाएंगे, कभी भी हंसने लग जाएंगे। पूर्व या देरी से प्रतिक्रिया के अभाव, मतलब ये कुछ काम कभी कभी तो बहुत जल्दी करने का कोशिश करते हैं, और कुछ में आप इनको बार बार बोलते रहोगे, लेकिन ये अपने कोई रिएक्शन नहीं देंगे। भावनात्मक संबंधों में समझने में कठिनाई, कई बार मानसिक मंदा से जुड़ी अन्य मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां, फिट्स, अवसाद। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन। अभी हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। अनुकूली व्यवहार से जो दैनिक क्रियाकलापों में प्रदर्शित होते हैं, इसका दुष्प्रभाव प्राय 18 वर्ष की आयु से पूर्व होता है। आपने यह देखा होगा कि मानसिक मंदा, मतलब जो से कि हमने शुरू में देखा कि 18 साल से पहले ये सारे लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं। मानसिक रुग्णता से कई मानदंडों तथा बुद्धिलब्धि दवाइयों की प्रभाविता, सामान्य होने की संभावना, वर्गीकरण आदि से भिन्न है। जो आपने देखा होगा कि मानसिक मंदा और मानसिक रुग्णता से कई मानदंडों, मतलब जो मानसिक मंदा और मानसिक रोग है वो अलग अलग चीज़ें। बुद्धिलब्धि में भी मानसिक रोग, एक अच्छी बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति भी मानसिक रोग से ग्रसित हो सकता है। दवाइयों का प्रभाव, मानसिक रोग में तो दवाइयों का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है, लेकिन मानसिक मंदा में दवाइयों का प्रभाव इतना नहीं होता है। पूरी तरह से आप मानसिक मंदा को ठीक नहीं कर सकते हैं। सामान्य होने की संभावना, मानसिक रोग को पूर्णतः मिटाया जा सकता है, उससे सामान्य होया जा सकता है, लेकिन मानसिक मंदता से नहीं हो जा सकता। वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण भी अलग स्तर पर किया जाता है। मुख्यतः मानसिक मंद एवं एक अवस्था है जिस पर न तो दवाइयाँ प्रभाव है, न ही ठीक किया जा सकता है।
और अक्सर 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होता है, जबकि मानसिक रोग तो 50 साल के, 40 साल के, 25 साल के कभी भी हो सकता है वो। जब मनोयोग की बीमारी का प्रकार जिसकी रोज की दवाइयाँ एवं चिकित्सा से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। मनोरोग किसी को भी किसी आयु में हो सकता है। आपको मानसिक मंदा के क्षेत्र आवश्यक सहायताएं बुद्धि लब्धि पर आधारित वर्गीकरण भी देखें, उसकी समतुल्यता को देखें। अभी इसमें तो हमने जो पढ़ा उसके बारे में आने लग गया। अभी आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी अब कल से हम आज ही शायद मैं आज से शुरू कर दूंगा, आज ही मैं अगला चैप्टर शुरू कर दूंगा। आज ही शुरू कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन करें, मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको क्लासेस चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक, अगर ये क्लासेस तो लगातार चलती ही रहेंगी, अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी क्लासेस चाहिए या फिर आपको ये लग रहा है कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ये समझा दीजिए, वो समझा दीजिए, तो आप मुझे पर्टिकुलर टॉपिक कमेंट करके दें। मैं उस टॉपिक की वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये सीरीज़ अपनी चलती रहेगी, लेकिन उस टॉपिक की वीडियो अलग से हम बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।